नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर से पर्यटन मंत्रालय ने 30 पर्यटन स्थलों को स्वदेश दर्शन 2 के तहत विकास के लिए चुना है। पूरी तरह से केंद्र वित्त पोषित इस योजना में धरोहर और धार्मिक सर्किट के तहत शहरों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। ये योजना विरासत थीम पर आधारित है, जिसके तहत ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव और उनके संवर्धन के लिए केंद्र की ओर से फंड दिया जाता है। केंद्र सरकार ने गोवा में कोलवा और पोरवोरिम और बिहार में नालंदा और गया के अलावा गुजरात में द्वारका और धोलावीरा को समग्र पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन 2 कार्यक्रम के तहत 15 राज्यों के 30 शहर हैं जिन्हें सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्लेसेस के रूप में विकसित करने के लिए चुना जा रहा है। स्वदेश दर्शन 2 को इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। ये देश की नई घरेलू पर्यटन नीति का एक हिस्सा है जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट से आगे बढ़कर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। 15 राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय ने हम देखें तो 2014-15 में देश में जो थीम आधारित पर्यटक सर्किट हैं उन्हें उनके एकीकृत विकास पर ध्यान देने के साथ ही जो स्वदेश दर्शन योजना है उसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किट की पहचान की गई, जिनमें हम देखते हैं कि बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, ग्रामीण, आध्यात्मिक, सूफी, तीर्थंकर, जनजातीय और वन्यजीव सर्किट शामिल हैं। और इनके तहत 5,315 करोड़ से ज्यादा रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी उस समय दी गई थी। देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना को अब स्वदेश दर्शन 2 के रूप में नया रूप दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र जो है वो देश की आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में स्वदेश दर्शन के तहत शामिल इन क्षेत्रों के विकास से कितना और क्या होगा फायदा, ये योजना है क्या और क्या है इस क्षेत्र में चुनौतियां, अवसर और आगे की राह, आज मुद्दा आपका में करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मंजुला चौधरी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं टूरिज्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और साथ ही एक्स डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। बहुत बहुत स्वागत है मंजुला चौधरी जी, आपका शुक्रिया मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ अविनाश मिश्रा जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं टूरिज्म एंड कल्चर, नीति आयोग। अविनाश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं सुभाष गोयल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। अविनाश जी, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी और सबसे पहले थोड़ा सा बताइए, जो हम स्वदेश दर्शन योजना की बात कर रहे हैं, स्कीम की बात कर रहे हैं, और जब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि देश में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है खास तौर से उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने पर सरकार का फोकस रहा है। एक तरह से स्वदेश दर्शन 1 से अब स्वदेश दर्शन 2 की तरफ जब हम आगे बढ़े हैं, किस तरह से बदलाव है और क्या है ये स्कीम? देखिए, जहां तक इस स्कीम का सवाल है कि इसमें 100% सेंट्रल असिस्टेंस जाएगा और मुख्य मुद्दा इस स्कीम के तहत हम लोग थिन स्प्रेडिंग जो रिसोर्सेज का हो रहा था उसको रोकते हुए, वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 50 डेस्टिनेशन को मैनेज करने के लिए बोला है, बट इसमें अभी हम लोग 30 डेस्टिनेशन को 15 स्टेट में डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो मूलभूत और आधारभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी जो कि लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, देन द सेफ्टी, सिक्योरिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी और उसके बाद हॉस्पिटलिटी, मतलब रुकने और बाकी सब क्षमताएं उस डेस्टिनेशन पे डेवलप करने की। तो ये सब सोचते हुए ये सोचा गया कि एक राज्यों की और केंद्र सरकार की एक समिति होगी और वो निर्णय लेगी कि किस तरह के आधारभूत ढांचों को हम लोग पहले टेकअप करेंगे जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आप जानते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने से हम लोग, जो कि 2019 का फिगर है कि हम लोग टूरिज्म में वर्ल्ड में 1.2% का कंट्रीब्यूशन था टूरिज्म सेक्टर में, जो टोटल वर्ल्ड का टूरिज्म है उससे, लेकिन इसे हमें बढ़ाना है। 5.6 के करीब कंट्रीब्यूशन था थाईलैंड का। थाईलैंड एक बहुत छोटा देश है जोग्राफिकली, और अगर दूसरी तरीके से देखें तो हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट 40 है और यूनेस्को हेरिटेज साइट 45 के करीब फ्रांस में है,
वहां पर हमसे ज्यादा टूरिज्म है। टूरिज्म डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्किल सेट और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों को एब्जॉर्व करता है। अब जो एग्रीकल्चर से हमें शिफ्ट करना है वो क्विक शिफ्ट टूरिज्म सेक्टर में किया जा सकता है, जिसमें कि ड्राइवर्स हैं, जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं, जिसमें कि स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ द गाइड्स हैं, और मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो टोटल जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर का है वो करीब करीब कोविड के पहले 6% था। इसको हमें और बढ़ाना है, और हमारा ये सोच है कि $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन हमें टूरिज्म सेक्टर में जनरेट करना है। तो उसके तहत ये 30 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एज ए पायलट हम लोगों ने शुरू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे हम कन्वर्जेंस करेंगे और स्कीम्स का, जैसे कि जल जीवन मिशन है, कौशल विकास योजना है, आत्मनिर्भर भारत है, और भी कई स्कीम्स हैं, और जो फंड्स हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के आ रहे हैं वो सारे कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन को प्रॉपरली मैनेज करें। ये इस स्कीम का और स्वदेश दर्शन 2.0 का मेन उद्देश्य। बिल्कुल। मंजुला जी, हम जानते हैं कि स्वदेश दर्शन 1 की शुरुआत 2014-15 में की गई, और कुछ ऐसी मैं कहूँ लूप होल्स, खामियां या सबक एक तरीके से रहे हैं जो उससे हमें समझने पड़े हैं। क्या आप मान रही हैं कि जो अब स्वदेश दर्शन 2 है वो उससे कई कदम आगे बढ़ गया है, और जो सुधार, जिस तरह के सुधार की ज़रूरत है, जिस तरह के विजन में भी सुधार की ज़रूरत है, और ज़मीन पर जिस तरह के सुधार की ज़रूरत है, वो क्या अब इसमें दिखेगा? जैसा कि अविनाश जी ने बताया, ये एक चेंज है जो पुरानी स्कीम थी जहां पर हम सर्किट की तरफ ज्यादा जोर दे रहे थे। अभी ये पायलट के लेवल पर इसको शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि हाउ इट शेप्स अप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सर्किट की तरफ ले रहे थे तब इंटेंट ये था कि टूरिस्ट एक जगह इकट्ठे ना हो और वो बहुत सारे डेस्टिनेशन पर रहें ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो। अब जब हम डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं या डेस्टिनेशन स्पेसिफिक टूरिज्म की तरह, तो ये तरह का सिटी टूरिज्म हो जाता है। अब हमें ये भी देखना है कि जब हम वहाँ पे सुविधाएं क्रिएट कर रहे हैं, जब हम टूरिस्ट को कह रहे हैं भाई आप इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आओ, तो जाहिर है वहाँ पर लोगों का जमावड़ा ज्यादा होगा, और क्या हम इतना इंफ्रा या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्रिएट कर पाएंगे कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर जगह पर ना हो। सर्किट में क्या होता है कि ये इम्पैक्ट स्प्रेड हो जाता है और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा बड़े एरिया में होता है। तो एज्यूम कर रही हूँ कि वहां पे सर्किट भी मौजूद होगा जहां पर ये डेस्टिनेशन इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि एक जगह लोग इकट्ठे ना हो। प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हमें सस्टेनेबिलिटी की फोकस रखना होगा। बिल्कुल। तो जो पॉइंट आपने कहा है, थोड़ा सा सुभाष जी आपसे भी मैं समझूंगी कि अभी जो मंजुला जी ने कहा कि सर्किट से निकलकर अब डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शुरुआत में ये था कि सिर्फ एक ही जगह लोग पर्यटन के लिए या कुछ ही जगह पर्यटन के लिए क्यों जाएं, बल्कि और भी हमारे देश में ऐसी जगह हैं जहां पर्यटन के बहुत बड़े अवसर मौजूद हैं। अब सर्किट से डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं? और साथ ही जो अविनाश जी ने बात कही थी कि हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जब हम वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को देश में बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या उस तरह के प्रोफेशनल्स भी हम, स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी हम आगे बना पा रहे हैं इस क्षेत्र में? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। दूसरा, जहाँ तक सर्किट्स की बात है, सर्किट्स तो रहेंगे ही। अब जैसे जो ट्रेडिशनल सर्किट है, गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा, जयपुर, वो तो रहेगा ही। इसी तरीके से नए सर्किट बनते जाएंगे। जब आप एक डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 30 डेस्टिनेशंस पे आप फोकस करेंगे, तो डेस्टिनेशन सीधा आदमी उड़ के नहीं जाएगा, वो उस डेस्टिनेशन के आसपास भी घूमेगा। क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जाता है वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे नहीं जाता। पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक, देखो अपना देश कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हर हफ्ते आता था किसी ना किसी डेस्टिनेशन के बारे में। तो इस टाइम डोमेस्टिक टूरिज्म में भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हमारे इतने सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि उनकी अवेयरनेस तो हो गई है, पर वहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में उन पे ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने कहा कि $1 ट्रिलियन
डॉलर्स तो हम इंटरनेशनल टूरिज्म से ही कमाएंगे ना, विद इन इंडिया डोमेस्टिक टूरिज्म से हम नहीं डॉलर्स कमा सकेंगे। तो हमें साइमल्टेनियसली स्वदेश दर्शन के साथ साथ हमें इंटरनेशनल टूरिज्म, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते इन्हें, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म साथ साथ चलेगा। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और डेस्टिनेशन डेवलप होंगे तो नेचुरली वहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी जाएगा और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है जो ये 30 के फोकस्ड अप्रोच है, रादर देन स्प्रेडिंग द बटर टू थिन। एक तरीके से फोकस कर रहे हैं 30 डेस्टिनेशंस पे, 50 डेस्टिनेशंस अनाउंस हुए हैं बजट पे, पर पहले हम 30 कर लें फिर दोबारा। जहाँ तक $1 ट्रिलियन की बात है, क्या हम $2-3 ट्रिलियन भी से कमा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एवरेज है 10% ऑफ GDP एंड 11% ऑफ टैक्सेस एंड 10 to 12% ऑफ जॉब्स। क्योंकि 1 out of every 9 जॉब, जो हर 9वां रोजगार है, वो इस इंडस्ट्री में है, बिकॉज ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। और अगर इस देश से हमें गरीबी हटानी है तो उसका एक ही तरीका है कि हम जॉब क्रिएट करें, कोई जादू की छड़ी से तो होगी नहीं। तो जो प्रधानमंत्री जी की फोकस है ऑन ऑन अ मिशन मोड पे टूरिज्म को ले जाना, ये बहुत अच्छा है। मैं तो कई सालों से कहता आ रहा हूँ, और मैंने जो अपनी किताब लिखी है पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म, जिस पे डॉक्टरेट मुझे मिला है, उसमें भी मैंने यही बात कही है कि टूरिज्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस देश की गरीबी हटा सकती है, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी कुजीन है, हमारा बहुत कुछ है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए और अपने देशवासियों को दिखाने के लिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो साउथ के लोग हैं वो नॉर्थ जाएं, जो LTC के हमारे प्रोग्राम्स हैं उनसे बहुत ट्रैवलिंग में सहूलियत मिलती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, और इससे देश को, डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी और विदेशी पर्यटकों को भी बहुत ज़्यादा इस पे फायदा होने वाला है। बिल्कुल अविनाश जी, बहुत अहम पॉइंट्स जो सुभाष जी ने बताए हैं। जाहिर तौर पर पर्यटन में जितना पोटेंशियल भारत के अंदर है, उसको एक तरह से हासिल करने के लिए जो सिनर्जी है वो बाकी जो सरकारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब के बीच में एक सिनर्जी लाने की ज़रूरत है अगर हम टूरिज्म सेक्टर में और आगे बढ़ने की बात करते हैं। आपको लग रहा है कि इस दिशा में भी काम हो रहा है? और क्योंकि जो स्वदेश दर्शन योजना है वो 100% सेंट्रली फंडेड है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ऐसे में राज्यों की भूमिका क्या हो जाती है? देखिए, जहाँ तक ये एक प्रश्न है कि एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होना चाहिए, और जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ वो सिटी स्वच्छ साफ होना चाहिए। उसमें जो शॉपिंग है और जो फील है वो एक अच्छा होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास आना चाहिए। इसलिए एक नेशनल कमेटी बनाई है इस स्वच्छ भारत मिशन 2 में, और उसमें जो माननीय मंत्री महोदय हैं वो उसके चेयरमैन हैं, और सेक्रेटरी टूरिज्म उसके वाइस चेयरमैन है, और करीब करीब ये सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, रेलवे, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, सारे सेक्रेटरी उसमें मेंबर हैं। तो जहाँ तक सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी स्कीम्स हैं वो उस पर्टिकुलरली डेस्टिनेशन पे फोकस करेंगे तो वो डेस्टिनेशन वर्ल्ड क्लास आएगा, और स्टेट्स की रेडीनेस भी होगी कि जो भी 30 डेस्टिनेशन हमने लिए हैं वो स्टेट की रेडीनेस पे, कि स्टेट भी पूरा कोऑपरेटिव होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए। आखिरकार ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो उस स्टेट का होगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि हम लोगों का जो हम लोगों की संस्कृति है वो अतिथि देवो भव की है। हमारी संस्कृति में जो वैरायटी है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में जो कि डिफरेंस है कल्चर का और कुजीन का और हैंडीक्राफ्ट का, ये सारा मिला जुला के एक बहुत बड़ा वो होगा। और इसमें हम लोग G20 में उसको पूरा 200 डेस्टिनेशन पे शोकेस कर रहे हैं, ताकि वर्ल्ड के लोगों को ये पता लगे कि हमारे पास किस तरह की चीजें हैं। और इमीडिएट अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट, जो हमें कि 52 to 53%, 14 to 15% GDP जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है उसमें इंगेज्ड है।
वहां से लोगों को अगर शिफ्ट करना है तो ये इमीडिएट एक मेजर है जहां हम शिफ्ट कर सकते हैं, कि जिसमें हम सेमी स्किल्ड और कुछ हद तक जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, लोकल साइट सीइंग है, लोकल मार्केट इकोनॉमी है, उस सबको हम स्पिन कर सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें स्टेट्स को भी फॉरवर्ड आना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि जो स्टेट आगे बढ़ के कुछ और भी काम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ और पैसे लगाकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिक्योरिटी जैसे कि स्टेट की बात है वो करना चाहते हैं, हम उस सब के लिए आगे हैं। बिल्कुल। मंजुला जी, जो कुछ चैलेंज की बात आपने सर्किट और डेस्टिनेशन को लेकर बताई थी, इसके अलावा अब क्या किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं? और अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो अभी हमने देखा था जब बजट सेशन था उस दौरान जो जानकारी संसद में दी गई, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2014 में 76.8 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए थे। 2019 में विदेशी पर्यटकों की संख्या जो थी वो 1 करोड़ से बढ़ गई, 1 करोड़ 9 लाख के आसपास हो गई। और इसके बावजूद जब 2022 में ये संख्या कोविड के दौरान प्रभावित हुई और ये 61 लाख हुई, 2023 में इसे 1 करोड़ करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि 1 करोड़ विदेशी पर्यटक कम से कम भारत की ओर रुख करें। ऐसे में ये जो लक्ष्य है इसे प्राप्त होता आप देख रहे हैं इस विजन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में जितनी अट्रैक्शंस हैं, जितना ब्यूटीफुल है, और जैसे ये कह रहे हैं कि सभी स्कीम्स को इंटीग्रेट करके सिटीज को डेवलप करेंगे या डेस्टिनेशंस को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टूरिस्ट इससे ज्यादा 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ कितने भी आ सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन है कि हम कितने सिस्टमेटिकली उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरली ये जरूरत भी है हर डेस्टिनेशन पे, लेकिन अगर हम देखें ये हाइजीन फैक्टर है, ये किसी को भी मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि टूरिस्ट को लगेगा अगर मैं इंडिया नहीं आया, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर कमाने के लिए, वो सोचेगा ये फैक्टर्स तो सारे दूसरे देश में भी अवेलेबल है, वहां चला जाता हूँ। तो मोटिवेटर्स के लिए उसे कुछ ओवर एंड अबव चाहिए, जहां पर हमारी स्किल्ड मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अविनाश जी ने कहा और गोयल जी ने भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हम इधर लाना चाह रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो मैन पावर को अकॉर्डिंगली हमें ट्रेन भी करना है। अब देखिए कमियां कहाँ पे हैं। जब हम सारी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो नहीं है, उसके नाम पे हम एक ग्रीवियस हैंडलिंग पोर्टल बना देते हैं। इट हैज टू बी मोर देन ग्रीवियस हैंडलिंग पोर्टल। अगर एक टूरिस्ट एक बार इंडिया में आ गया है तो उसको कॉन्टिन्यूअस ईमेलर जा सकते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की एज में तो सब ऑटो जनरेट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि इंडस्ट्री हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस भी करती है गवर्नमेंट से और अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट भी करती है, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इंडस्ट्री एसोसिएशन अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना सकती हैं, इसको गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। व्हाई शुड एवरीथिंग कम फ्रॉम द गवर्नमेंट? इसके अलावा जो हम डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, स्किलिंग भी हो जाएगी मैन पावर पर, हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि एक्सपीरियंस वाकई इंटरनेशनल है या नहीं है? तो वी डोंट हैव ए कस्टमर फीडबैक सिस्टम। जो सिटी स्टेट्स हैं जैसे हांगकांग है या दूसरी जगह है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कस्टमर सर्विस चलते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो कस्टमर को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसमें कुछ और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो मैन पावर है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जरिया होगा जो आपका टूरिस्ट होगा किसी भी स्टेज पे। इंफॉर्मेशन सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा इशू आता है कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स को मैन कौन करे, तो यहाँ पर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक कोलैबोरेटिव मॉडल ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के पास अर्न व्हाइल यू लर्न के लिए फंडिंग होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है इसको कहाँ डिप्लॉय किया जाए, तो वो 2-2, 3-3 घंटे के लिए स्टूडेंट जो है पार्ट टाइम वहां पर काम कर सकते हैं। इससे उनको एक्सपीरियंस भी होगा और टूरिस्ट को भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इंफॉर्मेशन सेंटर इज नॉट ओनली अबाउट प्रोवाइडिंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन की होटल कहाँ है, रिक्शा कहाँ से मिल जाएगा, बल्कि ये परसुएसिव भी होना चाहिए कि भाई आपने एक डेस्टिनेशन देख लिया, ये 3 डेस्टिनेशन आप और देख लो। इसके अलावा जो एक नैरेटिव होता है कि हमने टूरिस्ट को बताना क्या है। देखिए इंडिया में इतना कल्चरली इतना डाइवर्स है, वास्ट है, इतनी इंटरप्रिटेशन है, एक ही चीज की 100 नैरेटिव्स हो सकते हैं, तो इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो देयर हैज टू बी एन ऑफिशियल नैरेटिव, जो आपके गाइड हैं या जो स्टोरी टेलर्स हैं उनको बता दिया जाए नहीं ये तो बताना है, इसके अलावा बाकी भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज क्या है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ टूरिस्ट। इसके अलावा जो है आप जो लोकल होस्ट हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, जैसे फ्रांस का भी जिक्र हुआ, बहुत ज्यादा टूरिस्ट है, लेकिन जैसे ही आप रूरल एरिया में एंटर करते हैं, एवरीवन से बॉन्जू बॉन्जू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, सिंपली बिकॉज यू आर ए टूरिस्ट।
तो कोई भी अगर विजिटर है उसको नमस्ते करने में तो कोई नुकसान नहीं है लोकल्स या होस्ट की तरफ से, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि रादर लोगों का बिहेवियर जो है टूरिस्ट के प्रति इंडिया में बहुत अजीब होता है। तो अगर हम वाकई चाहते हैं कि टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, हार्डवेयर भी हो जाएगा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें सॉफ्टवेयर पे भी उतना ही फोकस करने की जरूरत है। अगर हम एग्रीकल्चर से लोगों को टूरिज्म में ला रहे हैं, अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हमें किस तरह की मैन पावर चाहिए, जहाँ पर मैनुअल वर्क ज्यादा होता है, और टूरिज्म में जो हमें मैन पावर चाहिए वहाँ उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, उसको सोचना भी होता है। तो आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर ए फार्मर और ए पर्सन हु इज एंगेज्ड इन से एग्रीकल्चरल वर्क। तो चैलेंजेस तो हैं, डुएबल भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस ढंग से हम लोकल लेवल पर, एवरी सिटी विल हैव ए डिफरेंट मॉडल, किस तरह से उसको इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से हम अपनी मैन पावर को शिफ्ट भी करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, ये जो है, ये सारी चीजें जो हैं ये मोटिवेटर का काम करेंगी। हाइजीन फैक्टर्स आर बेसिक फैक्टर्स और इंफ्रा जो है वो सिर्फ हाइजीन का काम करता है। बिल्कुल, मेरा ये ओपिनियन। सुभा जी, बहुत सारी बातें हैं जो अभी मंजुला जी ने बताई हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार की कोशिश होती है कि हर तरफ से सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों पर काम भी किया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस सेक्टर में ये बहुत बारीक बातें हैं, जब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता में बदलाव की बात कर रहे हैं, और एक जो हमारा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अलग ही है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात भी अलग है। ऐसे में तमाम आयाम है जो टूरिज्म सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रही है आपको आगे की दिशा? देखिए, आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जिस स्पीड से काम हो रहा है, जिस स्पीड से हमारे रोड्स बन रहे हैं, जिस स्पीड से हमारी रेलवेज़ में नए नए भारत अच्छी अच्छी ट्रेन्स निकल रही हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली ट्रेन्स निकल रही हैं, तो प्रोग्रेस तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। पर दो तीन चीज़ें हमें ख्याल में रखनी है। एक तो क्लीनलीनेस में मैंने पहले भी सुझाव दिया है कई बार कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलके पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में चीज़ आए। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही है अपने कल्चर के बारे में, जैसे नमस्ते की इन्होंने बात करी, तो ये एक बहुत अच्छी एजुकेशन है जो भी स्कूल और उसके कॉलेज लेवल पे लोगों को दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आजकल डिजिटली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमने कई कंट्रीज़ में देखा है। मैं 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट करी हैं और मुझे ये कहने में कोई बड़ी गर्व होता है कि जो कुछ भारत में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे पास 75% हिमालयन माउंटेन्स हैं जो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। हमारे पास 7,400 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। हमारे पास हज़ारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जिनमें से 40-50 के करीब जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और यही नहीं, हमारे पास लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, और वी आर द बर्थ प्लेस ऑफ 4 रिलीजन्स, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म एंड सूफीज़्म। तो ये सारा जो कुछ है, सऊदी अरेबिया में ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा वो हज से कमाते हैं। तो हम क्यों नहीं, हम करोड़ों क्या, हमारा 1 ट्रिलियन क्या, हम 2-3 ट्रिलियन। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इस टाइम जो एयर फेयर्स हैं वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं, और बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को अगर इंडिया आना है और श्रीलंका या मलेशिया या थाईलैंड या दुबई जाना है, वहाँ के फेयर सस्ते हैं। तो हमें अपने एयरलाइंस को भी ओपन स्काई करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो टूरिस्ट, अगर डिमांड बढ़ गई तो एयर फेयर और हो जाएंगे, एंड देन एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आ जाएगा। जी, पीपल विल चूज स्टार्ट ओवरफ्लाइंग इंडिया। तो इसलिए हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक ओपन स्काई करना पड़ेगा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइन से फ़्लाइट्स हैं। अभी हमारी कोई फ़्लाइट साउथ अमेरिका से नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट। हमारी कोई फ़्लाइट, अब अफ्रीका में 42 कंट्रीज़ हैं, हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज़ से फ़्लाइट्स आती हैं। तो हमें इन जगहों पे जहाँ पर हमारी फ़्लाइट्स हैं नहीं, वहाँ पे हमें बिल्कुल करना पड़ेगा। और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये तो अब कलकत्ता अंडर सर्व्ड है, हैदराबाद अंडर सर्व्ड है, कोचीन अंडर, इन एयरपोर्ट्स पे हमें बिल्कुल ओपन ट्रैफिक राइट्स देने पड़ेंगे
इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें आएँ। अब G20 की वजह से और हमारे डिजिटल मार्केटिंग की वजह से और प्राइम मिनिस्टर बिगेस्ट जहाँ पर भी जाते हैं वो टूरिज़्म की बात करते हैं, तो अवेयरनेस और डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमारा मेडिकल टूरिज़्म का इतना है कि जितने में हम एक हार्ट सर्जरी करते हैं अमेरिका में, और उससे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा में होती है। और हमारे वर्ल्ड क्लास है योगा, आयुर्वेदा, रिलीजियस टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म। एग्रीकल्चर से हमें लोग हटाने नहीं है, बट एग्रीकल्चर में भी हम टूरिज़्म करके हमें वहाँ पर भी एक हर विलेज के अंदर एक डेस्टिनेशन विलेज टूरिज़्म, तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री में कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बिल्कुल। और पूरी मैं गारंटी करता हूँ कि जिस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री की विज़न है, अगर डाउन द लाइन टूरिज़्म मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, कल्चरल, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे मिलके इनमें कोऑर्डिनेशन हो सके, और एजुकेशन मिनिस्ट्री में वो स्किल डेवलपमेंट हमारी मिनिस्ट्री भी है, तो ये सारी तरीके से जो काम चल रहा है, अगर ये मिलके काम होगा तो टूरिज्म ही भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकता है। बिल्कुल। अविनाश जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं कार्यक्रम में। अविनाश जी, जाहिर तौर पर दोनों ने चैलेंजेस को लेकर, बाकी जो दोनों मेहमान हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा, क्योंकि जब पर्यटन को मिशन मोड में विकसित करने की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर इन चैलेंजेस पे तुरंत ध्यान देना होगा। देखिए, हम लोग इन चैलेंजों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत है, बहुत सी स्कीम्स हैं, कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है ओपन स्काई का, मैं समझता हूँ कि हमारे जो एक ऑपरेटर हैं टाटा, उन्होंने अभी बहुत बड़ा, आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा परचेज ऑफ एयरप्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कंसर्न नहीं है, कंसर्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ रही है, सैनिटेशन हाइजीन के लिए हम लोग काफ़ी सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, बिहेवियरल चेंज के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये तो नहीं सोच सकते कि इन चीज़ों पे हमें काम करेंगे, काम करने के बाद फिर हम कुछ और करेंगे। ये चीज़ें साथ साथ होंगी। देखिए, जब डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, तो बिहेवियरल चेंज वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। और स्टेट्स की, सेंटर की, सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको, इसलिए सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये चैलेंजेस को हम बहुत जल्दी एड्रेस कर लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं है। हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जरूर आगे बढ़ेगी और हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया। अविनाश जी आपका, मंजुला जी आपका और सुभाष गोयल जी, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैसा आप तीनों ने कहा भी कि जो पर्यटन क्षेत्र है भारत में, किसी भी दुनिया के और बहुत ज़्यादा अभी भी अवसर और संभावनाएं इसमें मौजूद हैं, और जिनका सही तरीके से अगर हमें दोहन करना है तो कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर पार पा लिया गया है। एक विजन है जो साफ दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, महत्वाकांक्षी दिखाई देता है, लेकिन उसे हासिल करने की दिशा में कुछ और चुनौतियां हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो इससे और जल्द हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।